importance of law, rather importance of jurisprudence, is not different from its scope or nature of jurisprudence. Scope has widely discussed about its application, and importance is not different, but this section is given separately because there are certain pinpointed application of the jurisprudence which makes things quite brighter and clearer. Now, first we should start with a very negative point. There is a statement, jurisprudence being an abstract and theoretical subject is not of any practical use. Actually, this statement is wrong. Salmond has said, ऐसा कहा गया कि jurisprudence जो कि बहुत theoretical और जड़ सब्जेक्ट है, विषय है, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है इसकी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो इस बारे में सैलमंड का कहना था कि जिस प्रकार से एक मैथमेटिशियन नंबर थ्योरी के ऊपर वर्क करता है, तो वो जब नंबर थ्योरी पर वर्क कर रहा होता है तो उसे इसका आइडिया नहीं होता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी आगे चल के। उसी तरह जो एक ज्यूरिस्ट होता है वो अपने इंट्रिंसिक इंटरेस्ट के कारण से वो इस तरह की रिसर्च कर रहा होता है और अपनी ऑब्जर्वेशंस देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो ज्यूरिस्ट कर रहा है उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो, लेकिन चूँकि उसकी एक निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन होती है, एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है सर्टेन फैक्ट्स को लेके रिगार्डिंग लॉ, इसलिए उसकी उस समय के सोशो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर रहता होगा, ऐसा सैलमंड का कहना है। हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एनहांसिंग लीगल अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल, लीगल अंडरस्टैंडिंग, developing analytical skill, and offering theoretical framework for legal reasoning and social justice. Jurisprudence is one of the platform where analytical study of various laws, analytical studies of various subjects related to law are done by the jurist. So, that will enhance the legal understanding of the legal people of legal fraternity. Then it develops legal skill. What kind of legal skill it develops? It trains lawyers, judges in critical thinking to handle complex legal issues, and they widen the outlook of lawyers and sharpen their logical technique. That means by studying books written by various jurists, the level of knowledge and clarity of concept pertaining to the complex legal issues is improved many times. It sharpens the logical technique of the lawyers as well as of judges. It also helps judges and lawyers in ascertaining true meaning of the law passed by the legislature by providing rules of interpretation. बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी होता है कि किस तरह से हम इंटरप्रेट करनी चाहिए वेरियस लीगल वर्ड्स को। इसलिए जो लेजिस्लेचर की इंटेंट थी किसी बिल को पास करने की, एक्ट बनाने की, उसको लॉ को इंटरप्रेट करने में वहाँ पर हेल्प मिलती है जजेस को और एडवोकेट्स और लॉयर्स को। इसकी एजुकेशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, क्योंकि अगेन इट ट्रेन्स लॉयर्स टू कॉन्सेंट्रेट सोशल रिलेटिव्स एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। तो एजुकेशनल वैल्यू ज़्यादा कैसे है? एडवोकेट नॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद में LLB करते हैं और उसके बाद वो इस फील्ड में आ जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, एक इनकम टैक्स का मैटर है। अगर एडवोकेट उनको हैंडल कर रहे हैं तो उसके साथ में कई सब्जेक्ट्स की और नॉलेज भी उनके पास जुड़ती है। तो इसलिए यह कहा गया है कि फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, फंक्शनल एस्पेक्ट है। अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी इशू में हूँ और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए एयरपोर्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए बोइंग
एयरक्राफ्ट का है, उसकी टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब मैं उस केस को करूँगा एज एन एडवोकेट तो डेफिनेटली वहाँ पर मुझे बाकी भी बेसिक नॉलेज को इकट्ठा करना होगा। एक क्रिमिनल मैटर है जिसमें फॉरेंसिक की नॉलेज अगर नहीं है तो फॉरेंसिक की नॉलेज मुझे कलेक्ट करनी पड़ेगी एविडेंसेस को कोर्ट में प्रॉपर तरीके से आर्ग्यू करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है तो उसमें भी एडवोकेट को वो मेडिकल नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये सब ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, जिसके कारण से एक एडवोकेट, एक लॉयर बेटर स्किल्ड हो जाता है। प्लीज़ थ्रो लाइट ऑन द basic ideas and fundamental principles of law in a given society. That is why it is called eye of law. So this eye of law concept was given by jurist Mr. Lasky. It helps in rationalizing thinking of the student and prepare them for upright civil life. JP familiarized the legislature with technical and legal perspectives. Study of jurisprudence may familiarize legislatures with technicalities of law and legal percept. When a law is passed by a parliament, then definitely the legislatures, the member of parliaments must go through the legal aspects also, and they study the technicalities of law and legal concepts and percepts to know better. So that will provide, उससे क्या होगा कि jurisprudence provides rules for interpreting law, and with the help of they provide rules for interpreting law. इनकी हेल्प से क्या होता है, fallacies, assumptions और conceptions of law easily solved हो जाते हैं। fallacies का मतलब जो flaw होता है लीगल रीजनिंग में, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स में, उनको समझाने में, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ इटसेल्फ ए वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम। सो उसको समझाने में ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है, और इसकी स्टडी इक्वली हेल्पफुल है सोशोलॉजिस्ट के लिए एंड मॉरलिस्ट के लिए, क्योंकि जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद ही वो समझ पाते हैं कि वो पर्टिकुलर चेंजेस सोसाइटी में किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और सोशोलॉजिस्ट और मॉरलिस्ट जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बेटर समझ पाते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू, उसके माध्यम से। इसके अलावा हम सभी जानते हैं इट इज़ सोर्स ऑफ लॉ है, देन लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है, देन स्टडीज़ लीगल सिस्टम ऑफ ऑल कंट्रीज़ है। ये भी कुछ एडिशनल एडवांटेजेस हैं जो कि हम इम्पोर्टेंस है जो इसको बताता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। आज ये पहले सेक्शन को जो कि इंट्रोडक्शन में था, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन एंड मीनिंग के बाद में हमने नेचर को स्टडी किया, नेचर के बाद में हमने स्कोप का स्टडी किया और इम्पोर्टेंस को स्टडी किया। ये सब करके हमने जो फर्स्ट पार्ट है हमारे सिलेबस का, LLB फर्स्ट सेमेस्टर का, वो हमने कंक्लूड कर दिया। यहाँ मैं दो एक बातें आपसे कहना चाहूँगा। जितना भी ब्लैक बोर्ड के, वाइट बोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कई बार मैंने देखा है बाद में कि हल्का सा ब्लर्ड हो जाता था, लेकिन वो रिटर्न आ जाता है उसको सही शेप में। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और जब वो क्लियर आ जाता है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे आप राइट डाउन कर लीजिए, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए। जब मैं बोलता हूँ उसे, चाहे उस समय आप मत देखिए उसे, सिर्फ अपने लिखे हुए को देखिए, और आप चूँकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपके पास में जब कॉपी पे होगा तो उसके बीच में लाइनों को इंसर्ट करना आसान होगा जब मैं किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अभी तक जो हमने करा है ये हार्डली 10% ऑफ एंटायर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, लेकिन ये करीब 40% ज्यूरिस्प्रूडेंस को कवर करता है। कारण है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस इटसेल्फ, देन लॉ, देन लीगल कंसेप्ट्स, देन लीगल प्रिंसिपल्स, these all things are explained in a very detailed manner in order to make you feel comfortable, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट के साथ में आत्मसात कर सकें। और इसलिए ज़रूरी था कि इस कंसेप्ट को हमें थोड़ा स्लो चलना था। स्टार्टिंग की बात है, ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द से ही बड़ा डर लगता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए इस पूरे लेक्चर को। आपके कोई कमेंट्स हों तो ज़रूर मुझे दीजिए, और इसके करने के लिए
जो पहला पार्ट है उसको ख़त्म कराने में लॉ एजुकेशन के चैनल पर आप विज़िट कीजिए। लॉ एजुकेशन में आपको और भी टॉपिक्स के ऊपर अपने लेक्चर्स मिलेंगे। अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर से LLB से इसे स्टार्ट किया फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, और इसके बाकी सब्जेक्ट भी हम 2 महीने के समय में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हों। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लॉ एजुकेशन 2025 चैनल में जो पहला टॉपिक कवर किया है वो है जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1 का LLB 3 ईयर कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को कवर किया है। अब इसके बाद में हम जो क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ाया गया है और इसमें हम आंसर कर सकते हैं, उनको मैं कवर करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डेफिनेशन वाले पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इसमें कवर होते हैं, जितना हमने अभी सिलेबस पढ़ा है। ओके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेक्शन जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने डेफिनेशन और उसकी मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस और स्कोप को डिस्कस किया था, उसमें ये क्वेश्चंस हैं जो कि कवर होते हैं। दैट इज़, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस डेफिनेशंस of jurisprudence, what according to you is most appropriate definition of jurisprudence. Jurisprudence is science of civil law, सैलमन ने कहा था, इसको डिस्कस करें। Jurisprudence is the philosophy of positive law, ऑस्टिन ने कहा था, इसको डिस्कस करें। Jurisprudence is the scientific synthesis of essential principles of law, इसको डिस्कस करें। डिस्कस करें नेचर एंड स्कोप ऑफ jurisprudence एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। ये सभी क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स में आए हुए हैं। और जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ, डिस्कस करें, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जूरिस्प्रूडेंस की। डिस्कस करें डिस्टिंक्शन रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। एंड जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन कर रहा है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, डिस्कस करें। देन रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस। ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक बात देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन को, पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें देखिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। डेफिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन आप देंगे, और उसके बाद में अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आप अपने हिसाब से देखिए, ट्राई कीजिए कौन सी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ज़्यादा सही है। आप सारा लेके किसी एक को अप्रोप्रिएट डेफिनेशन डिक्लेयर कर दीजिए और अपना एक लाइन लिख दीजिए उसके बारे में। देन साइंस ऑफ सिविल, इसमें क्या क्या आप जूरिस्प्रूडेंस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर साइंस क्या होती है उसको फिर सिविल लॉ क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सैलमन का एक रेफरेंस शुरू में ले लेंगे बस, कि सैलमन ने इस तरह से कहा था। तो मेनली ये है कि आपको ये वर्ड्स जो हैं, इनका मीनिंग जो हमने एक्सप्लेन किया है उसको एक्सप्लेन करना है, कि साइंस से क्या मतलब सिस्टमेटिक स्टडी किसी चीज़ की, सिविल लॉ से क्या मतलब है जहाँ पर कि कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है, जो कि सिविल रॉन्ग्स होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और ये प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होते हैं। और ये आगे भी हम स्टडी करेंगे तो आपका ये चीज़ एड ऑन होती चली जाएगी कि इस पर्टिकुलर्स में और क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। उसी पर फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो पॉजिटिव लॉ के कंसेप्ट का भी बहुत लो स्केल पे अभी हमने डिस्कस किया, आगे जाके इसको और डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट उसमें आएंगे और एनालिटिकल स्टोर में ऑस्टिन को डिस्कस करेंगे, तो बहुत डिटेल में वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन और उस सब चीज़ें आपको यहीं से लेनी, फिलॉसफी क्या होती है उसको यहीं से लेना है आपको। अब जूरिस्प्रूडेंस साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ को आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। जूरिस्प्रूडेंस होता क्या पहले ये बताना है। फिर साइंटिफिक सिंथेसिस का मतलब, जब आप कह रहे हैं उसको कि वो साइंस है, तो साइंटिफिक सिंथेसिस है मतलब कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को जोड़ के हम इसको क्लियर करते हैं जूरिस्प्रूडेंस को। नेचर स्कोप को हम अच्छी तरह कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से कर चुके हैं। और फिर आई ऑफ लॉ है, जो कि ये हर एंगल से जितने भी इसके लीगल कंसेप्ट्स होते हैं, उससे लीगल प्रिंसिपल्स आते हैं, उस हर एंगल से वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, लीगल सिचुएशन को किसी भी कंट्री में डिस्कस करता है, इसलिए आई ऑफ लॉ आ जाता है। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरलिटी एंड लॉ, कुछ लॉ मोरलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन ऑल लॉज आर नॉट बेस्ड ऑन मोरलिटी। मोरलिटी एक कंसेप्ट है, लॉ एक कंसेप्ट है। लॉ में मोरलिटी का स्थान है, लेकिन लॉ में मोरलिटी केवल उसी लेवल तक डिस्कस की जा सकती है जो लॉ परमिट करे। आप देखिएगा उसमें कई जगह पर हमने इसको डिस्कस किया, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ आ गया। देन पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हमने डिस्कस किया है, इसको आगे पढ़ेंगे और हम इसकी डिटेल्स आती चली जाएंगे। तो इस स्टेज पे अगर आप एक मिनिमम भी 2-3 पैरे भी लिख सकते हैं, तो जब ये ख़त्म होंगे हमारे लेक्चर्स, तब आप इसमें कहीं 2-3 नहीं करेंगे, 20-30 पैरे लिख सकेंगे।
तो आप इसको ट्राई कीजिए। मेरा पर्पज़ इन क्वेश्चंस से आप लोगों को एजिटेट करना है कि क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं ये सब जो पढ़ा है उसके लिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एनालिटिकल स्कूल।